सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा के बारे में। जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो प्लानिंग कमीशन लेकर आता था 5 ईयर प्लान्स को, लेकिन हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया और प्लानिंग कमीशन की जगह पे सेटअप किया गया नीति आयोग को। नीति आयोग अब 5 ईयर प्लान्स को लेकर नहीं आता है, नीति आयोग लेकर आया नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को। और ये जो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा है इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं? एक है विजन डॉक्यूमेंट। विजन डॉक्यूमेंट बेसिकली एक पर्सपेक्टिव प्लान है जो कि बात करता है अगले 15 साल के बारे में। 2017-18 से लेकर 2031-32 के टेन्योर की बातचीत करता है ये विजन डॉक्यूमेंट। दूसरा है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि बात करता है अगले 7 साल के बारे में। 2017-18 से लेकर 2023-24 के बारे में बातचीत करता है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। और तीसरा हुआ करता था एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट जो कि एक शॉर्ट टर्म प्लान था जो कि बात करता था अगले 3 साल के बारे में। 2017-18 से लेकर 2019-20 के बारे में बातचीत करता था एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट। बहुत सिंपल, जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था तो प्लानिंग कमीशन लेकर आता था 5 ईयर प्लान्स को, लेकिन प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया और आज की डेट में जो नीति आयोग है वो लेकर आया नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को। नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा में 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। कौन कौन से 3 डॉक्यूमेंट्स हैं? एक है विजन डॉक्यूमेंट जो कि बात करता है अगले 15 साल के बारे में। दूसरा है स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट जो कि बात करता है अगले 7 साल के बारे में। और तीसरा है एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट जो कि बात करता था अगले 3 साल के बारे में। ये जो 3 ईयर एक्शन डॉक्यूमेंट है इसके मेजर एजेंडाज क्या थे, या फिर ये कहें कि इसके मेजर गोल्स क्या थे। देखो, एक तो इसमें बोला गया कि हमें फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है फ्रॉम 4.5% टू 3%, कि हमें फिस्कल डेफिसिट को 3% तक लेकर आना है बाय 2018-19। और दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट को भी रिड्यूस करना है और 3.2% से लेकर आना है 0.9% तक बाय 2019-2020। पहली चीज क्या बोली गई कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना है और लेकर आना है 3% तक बाय 2018-19। और दूसरा क्या बोला गया कि रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम करना है और लेकर आना है 0.9% तक बाय 2019-2020। हालांकि यूनियन बजट 2024-25 अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूं तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो रहा 4.9% और हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा 1.8%। इसके अलावा इस 3 ईयर एक्शन डॉक्यूमेंट में क्या बोला गया कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे बाय 2022। जॉब क्रिएशन के ऊपर हम फोकस करेंगे, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे विद रीजनल स्ट्रेटजीज इन माइंड। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत। लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी को हम एंश्योर करेंगे और इसमें तो बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी सभी हाउस होल्ड्स को बाय 2022, इसमें भी बड़ा बेहतर काम है। एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे सभी हाउस होल्ड्स को। ब्लैक कार्बन को एलिमिनेट किया जाएगा, जो फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग की वजह से ब्लैक कार्बन जनरेट होता है उसको एलिमिनेट किया जाएगा बाय 2022। एंड एक्सटेंशन टू सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम टू 100 स्मार्ट सिटीज। बड़ी मोटी मोटी चीजें बोली गई। एक तो फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे, कितना करेंगे 3% तक लेकर आएंगे बाय 2018-19। रेवेन्यू डेफिसिट को डिक्रीज करेंगे और लेकर आएंगे 0.9% तक बाय 2019-2020। फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे बाय 2022। जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस करेंगे, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, लास्ट माइल डिजिटल कनेक्टिविटी को इंश्योर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे सभी हाउस होल्ड्स को बाय 2022, एलपीजी कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे सभी हाउस होल्ड्स को, ब्लैक कार्बन को एलिमिनेट करेंगे बाय 2022 और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को और एक्सटेंड करेंगे। फिर इसके अलावा और क्या गोल्स थे कि हम एक नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन को क्रिएट करेंगे। जितनी भी लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको किस तरीके से बाहर निकालना है और वापस से कैसे ग्रोथ के रास्ते पर लेके जाना है, उसके लिए एक रोड मैप तैयार करेंगे। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। फिर इसके अलावा क्या बोला गया कि टैक्स इवेजन को कैसे टैकल किया जाए उसमें भी हम इंप्रूवमेंट्स करेंगे।
टैक्स सिस्टम को हम एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब टैक्स बेस को एक्सपेंड करेंगे और टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे। जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स के लिए भी अपन कामकाज करेंगे, एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए भी हम कामकाज करेंगे, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए भी हम कामकाज करेंगे। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी वजह से रिस्क पे हैं, जैसे विमेंस हैं, जैसे चिल्ड्रन हैं, जैसे डिफरेंटली एबल्ड हैं, जैसे माइनॉरिटीज़ हैं, इनके वेलफेयर के ऊपर कामकाज किया जाएगा। और एनवायरमेंटल रिलेटेड मेजर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, जैसे एयर पॉल्यूशन को कैसे टैकल करना है। ये सारी चीज़ें की गई थी या बात की गई थी इनके बारे में इस 3 ईयर एक्शन डॉक्यूमेंट के बारे में। इनमें से बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बेहतर काम किया है सरकार ने, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हम पिछड़ रहे हैं, जिनमें हमने उतना बेहतर काम नहीं किया है। जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा काम ना के बराबर है, बेहतर तो छोड़ ही दो। वेलफेयर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड, इसमें सरकार ने बहुत अच्छा काम काज किया है। जुडिशियल सिस्टम रिफॉर्म्स के ऊपर डिबेट चलती रहती है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं लेकिन बहुत सारी खराब चीज़ें भी हैं। एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स में अच्छा काम किया है, एजुकेशन पॉलिसी भी आ गई है। हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो वहाँ भी अच्छा काम किया है। टैक्स सिस्टम में जीएसटी इज़ अ माइलस्टोन, बहुत अच्छा मेजर स्टेप था। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी में, एलपीजी कनेक्शंस में, ट्रांसपोर्ट में, इनमें भी अच्छा काम किया है। फार्मर्स की इनकम, ये डिबेटेबल है। जॉब क्रिएशन, ये भी डिबेटेबल है। फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, स्टैटिक्स या जो भी स्टैट्स हैं वो क्या कहते हैं कि हम अचीव नहीं कर पाए हैं। पीएससीज और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। साइंस एंड टेक में भी बेहतर काम है। तो ये आपको बेसिक आइडिया होगा जब आप न्यूज़ को फॉलो करोगे और रोज रोज इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, वेरियस आर्टिकल्स में इन चीज़ों के बारे में देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ हम बेहतर कर रहे हैं और कहाँ हम उतना बेहतर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो आप ये नहीं लिखोगे कि सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा किया है, अप्रिशिएट करो। अगर अच्छा नहीं कर पाए हैं तो फिर आराम से लिखो कि देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट और हम बेहतर कर सकते हैं। मतलब आउटराइट क्रिटिसाइज भी नहीं करोगे, आउटराइट बहुत ज़्यादा प्रेज भी नहीं करोगे, बैलेंस करके चीज़ें लिखोगे। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कि नीति आयोग ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से परफॉर्म किया है। परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट करेंगे। वेरियस सेक्टर्स में नीति आयोग ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है उसको अपन देखने वाले हैं। मोटा मोटा चीज़ें हैं, उनको दिमाग में बिठा लो, कहीं कोई आंसर लिखने को आए तो इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नोटिफाइड क्रॉप्स के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है, एमएसपी मिलती है। नीति आयोग ने स्टडी की, फिर नीति आयोग ने इनपुट्स दिए, उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। कब लॉन्च किया गया? 2018 में लॉन्च किया गया। मॉडल एक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये भी मिनिस्ट्री ने तैयार किया इन कंसल्टेशन विद नीति आयोग। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि जो फार्मर होता है वो बायर के साथ में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और तय कर लेता है कि किस प्राइस पे वो अपनी फसल को बेचने वाला है। तो ये मॉडल एक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसमें भी इनपुट किसका लगा? नीति आयोग का लगा। बिजनेस मॉडल फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम, इसके ऊपर नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स सेटअप की जो कि फोकस करती है कि किस तरीके से साइंटिफिकली एग्रीकल्चर को कैरी आउट किया जा सकता है, किस तरीके से बिजनेस मॉडल होना चाहिए फार्मर्स का ताकि उनकी जो इनकम है वो डबल हो जाए। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तैयार की, लेकिन इनपुट्स किसके थे? नीति आयोग के इनपुट्स थे। और नीति आयोग का काम ही यही है ना कि पॉलिसी थिंक टैंक है। तो कोई भी अगर पॉलिसी बनाई जा रही है तो उसमें जो भी रिसर्च है, उसमें जो भी डेटा है, उसका क्या अच्छा हो सकता है, उसमें क्या खराब हो सकता है, वो सारा इनपुट मिनिस्ट्रीज को कौन प्रोवाइड करता है? नीति आयोग प्रोवाइड करता है। ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसकी बात की गई बजट 2018-19 में, इसके तहत बात ये की गई थी कि जो एग्जिस्टिंग 22,000 रूरल हाट्स हैं, जो गांव में हाट लगती है, मंगल हाट या बुद्ध हाट, जो बाजार लगते हैं छोटे छोटे, उन रूरल हाट्स को ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, उनमें डेवलपमेंट किया जाएगा, उनमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे। अभी छोटी छोटी मंडी लगती हैं गांव में, अगर आपको जानकारी होगी तो उन्हीं मंडियों को थोड़ा और मॉडर्नाइज करने की बातचीत करता है ये ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट। फिर मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट ऑफ 2016, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत जो टेनेंट होता है और जो लैंड ओनर होता है, उन दोनों के बीच में एक बहुत मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइंड है, बताया हुआ है इस एक्ट में कि कैसे वो फंक्शन करेगा। कोई अगर अपनी जमीन को लीज पे दे रहा है, कोई लैंड ओनर, तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब वो अपनी जमीन को लीज पे दे रहा है तो उसको भी सिक्योरिटी चाहिए, और जो फार्मर, जो टेनेंट उसको ले रहा है कल्टीवेट करने के लिए, उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। तो पूरी बातचीत की गई है इस मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट में, और इसमें भी इनपुट्स किसके लगे? नीति आयोग के लगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग
एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स नीति आयोग लेकर आता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स। इसमें 3 रिफॉर्म्स के बारे में प्राइमरीली बात की जाती है, मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में, लैंड लीज रिफॉर्म्स के बारे में एंड फॉरेस्ट्री ऑन प्राइवेट लैंड के बारे में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जितनी भी मेजर पॉलिसीज आई हैं, जितने भी मेजर कामकाज हो रहे हैं नीति आयोग के फॉर्मेशन के बाद, उन सब में इनपुट्स कहां से आए हैं? नीति आयोग से इनपुट्स आए हैं। और ये ऐसे ही आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। हालांकि मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हो, तो ये एमएसपी के बारे में या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में या डबलिंग फार्मर्स इनकम के बारे में, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। लेकिन ये जो पूरा सेक्शन है ये बढ़िया एक तरीके से दिखाता है कि अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि नीति आयोग के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो, तो आप सारी चीज़ों को लिखना चाहते हो और आपको वही 250 वर्ड्स में लिखना है, तो लिमिट भी क्रॉस नहीं होनी चाहिए और सारी चीज़ें आ भी जाएं। वो कैसे किया जाता है कि एक एक चीज़ को लिखो, हल्का हल्का मेंशन करते जाओ और ऐसे मेंशन करते जाओ कि देखने वाले को चीज़ें दिखें, पता चले कि हाँ यार लिख के गया है ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट के बारे में भी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, रट गया ये मेरे को, लाइक दबाई दिया करो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में नीति आयोग का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, नीति आयोग ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, वो हमने देख लिया। फिर इसके बाद न्यूट्रिशनल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं उनमें नीति आयोग ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। देखो, नीति आयोग की एक नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी है और ये जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी है इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन को शेप करने में या फिर पोषण अभियान को शेप करने में। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक पोषण अभियान है, बड़ा फेमस है। इस पोषण अभियान को शेप करने में नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसे नीति आयोग ने फॉर्मुलेट किया था। और नीति आयोग का वही रोल है कि इनपुट देना, रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना, ये देखना कि किस पॉलिसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उस पॉलिसी के क्या फायदे हो सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नीति आयोग ने यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, इसको फॉर्म किया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। लेकिन इसके चेयरमैन कौन है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन इसके हेड हैं, इसके चेयरमैन हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है नीति आयोग के वाइस चेयरमैन का। नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी सेटअप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। लेकिन किसके अंडर? नीति आयोग के एक मेंबर के अंडर। तो ये जो नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बताता है कि विमेन और चिल्ड्रन, उनके न्यूट्रिशंस की स्थिति को बेहतर करने के लिए, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, पॉलिसीज़ को लाने के लिए हमें क्या कामकाज करना चाहिए। तो न्यूट्रिशनल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो पोषण अभियान को शेप करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है नीति आयोग के नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी ने। नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंजेस, जिसको सेटअप तो मिनिस्टर विमेन ने किया है, लेकिन किसके अंडर सेटअप किया है? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के अंडर। नेशनल टेक्निकल बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको भी सेटअप मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया है, लेकिन किसके अंडर? नीति आयोग के एक मेंबर के अंडर। फिर अगर बात करें हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में, तो वहां पर नीति आयोग ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। देखो, बड़ी फेमस स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम। ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसको फॉर्मुलेट करने में, इसको तैयार करने में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मदद किसने की? नीति आयोग ने मदद की। इनपुट्स किसने दिए? नीति आयोग ने इनपुट्स दिए। नीति आयोग का वही काम है कि पॉलिसीज के लिए इनपुट्स देना। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, इसको फॉर्मुलेट किया गया था नीति आयोग की मदद से। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2018, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2018, नेशनल कमीशन फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी बिल 2018, इन सबको भी फॉर्म किया गया विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग इनपुट्स। तो यहाँ पर भी नीति आयोग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अब ये बिल्स एक्ट बन गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किस साल में एक्ट बने हैं, इसके तहत क्या कामकाज किया गया है। अगर करंट में आ जाए तो इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ना। फिर एजुकेशनल सेक्टर में जो भी रिफॉर्म्स हुए हैं वहाँ पे नीति आयोग का क्या रोल रहा है। देखो, एक तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ को
परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रेडेड ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है। इसको फॉर्मुलेट करने में नीति आयोग ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रेड मिलती है और उस ग्रेड के बेसिस पे उनको अपने फंक्शनिंग में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी दी जाती है। ये जो पूरा सिस्टम है इसको फॉर्मुलेट करने में जो भी रिसर्च है, जो भी कामकाज है, वो किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। मिनरल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो हमारी एक नेशनल मिनरल पॉलिसी है जिसको लाया गया था 2018 में। इस नेशनल मिनरल पॉलिसी को तैयार करने में, इसको ड्राफ्ट करने में पूरा कामकाज किसने किया? नीति आयोग ने किया। बहुत सारी नीति आयोग की कमेटीज हैं जो कि बात कर रही हैं, जो कि काम कर रही हैं फॉर डेवलपिंग अ स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ रिलायंस इन दी रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स में इंडिया किस तरीके से सेल्फ रिलायंट हो सकता है, उसके लिए स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए नीति आयोग ने कई सारी कमेटीज बनाई हैं। एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो नेशनल एनर्जी पॉलिसी लाई गई थी 2018 में। इसका जो ड्राफ्ट है उसको भी इनिशिएट किया था नीति आयोग ने। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी, और एक साथ अपन जब बहुत सारे पॉलिसी स्कीम्स देखते हैं तो थोड़ा तो दिमाग ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर आप करंट न्यूज़ फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ऐसे नाम है जो कि आते रहेंगे आपके सामने, बार बार आपके सामने आएंगे, और जब बार बार आपके सामने ये नाम आएंगे तो ये सारे नाम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो लोड नहीं लेना, उतना ही इजीली पढ़ना जितना इजीली मैं पढ़ा रहा हूँ, कि बस हाँ सुनना है, अगर दो चार चीज़ ऐसी लगे कि लिखनी है तो लिख लेना, बाकी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना। जैसे जैसे ये न्यूज़ में आता रहेगा ये सब आपके दिमाग में बैठता रहेगा। बस आप ध्यान ये देते रहना कि यार ये चीज़ वहाँ भी सुनी थी और ये चीज़ दोबारा आ गई है, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाए तो उसको एक बार फिर से देख लेना। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इंडिया की जो गोल्ड मार्केट है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए नीति आयोग ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है? तो एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट। किसने बनाई? नीति आयोग ने बनाई। क्यों बनाई? गोल्ड मार्केट का जो भी पोटेंशियल है उसको कैसे टैप किया जा सकता है, उसको फुल पोटेंशियल पे कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये जो गोल्ड है इसके एक्सपोर्ट्स को कैसे पुश किया जा सकता है, इसके थ्रू इकोनॉमी को कैसे पुश किया जा सकता है, इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए कमेटी ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट किसने बनाई है? नीति आयोग ने बनाई है। ये इंपॉर्टेंट है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम है इसमें बात की गई है 117 एरियाज के बारे में, रीजन्स के बारे में, जिसमें 35 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी भी हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं। और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम में नीति आयोग ये कहता है कि ये जो 117 रीजन्स हैं इनको हम 49 की परफॉर्मेंस पॉइंटर्स के हिसाब से डेवलप करेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे जो भी कमियां हैं उन कमियों को दूर करके हम इन डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आप सुनते रहोगे इसके बारे में। अटल इनोवेशन मिशन, इसको नीति आयोग ने लॉन्च किया था 2016 में, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। इसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टैब्लिश किया गया है स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स को स्टैब्लिश किया गया है। इसके अलावा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इंडिया बनाने के लिए नीति आयोग ने क्या काम किया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, नाम से क्लियर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कि ये जो हमारा हाईली डाइवर्स कंट्री है इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? कल्चरल इंगेजमेंट्स के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, इंटर स्टेट इंगेजमेंट्स को प्रमोट करता है नीति आयोग इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव इंडिया बने, ताकि ज़्यादा सस्टेनेबल इंडिया बने। फिर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल 7, इसके तहत नीति आयोग स्टेट्स की मदद करता है उनको सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स, ये जो डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स है इसके तहत सेंटर स्टेट पार्टनरशिप मॉडल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यूज किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। तो ये सारे कामकाज किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नीति आयोग ने, या इन सारे कामकाजों में नीति आयोग का कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूशन है, और यही नीति आयोग का परफॉर्मेंस है। इसको आप एक दो बार देखो, ये जितने भी नाम हैं
उनको थोड़ा दिमाग में बिठाओ। जैसे अटल इनोवेशन मिशन है, इस पर तो क्वेश्चन भी पूछा गया था। नीति आयोग ने इसको लेकर आया 2016 में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। अटल टिंकरिंग लैब्स को इसके तहत एस्टेब्लिश किया गया स्कूल्स में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, 117 रीजन्स के बारे में बातचीत की गई है और 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जिनके तहत ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये जो रीजन्स चूज किए गए हैं, इनको डेवलप करने की बातचीत करता है नीति आयोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत को जोड़ने के लिए कैसे जोड़ा जाए कि तमिलनाडु के इंसान को राजस्थान के कल्चर के बारे में बताओ, राजस्थान के इंसान को वेस्ट बंगाल के कल्चर के बारे में बताओ। तो ये इंटर स्टेट इंगेजमेंट्स को प्रमोट किया जाता है। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, स्टेट्स को मदद करना कि वो अपने सोशल सेक्टर इंडिकेटर्स को इंप्रूव करें। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट्स, सेंटर स्टेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में। फिर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो नेशनल एनर्जी पॉलिसी लाई गई 2018 में, नीति आयोग ने अपने इनपुट्स दिए थे। कमेटी ऑन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज गोल्ड मार्केट, ये बनाई है नीति आयोग ने गोल्ड मार्केट के पोटेंशियल को टैप करने के लिए। मिनरल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो नेशनल मिनरल पॉलिसी आई 2018 में, किसके इनपुट्स यूज किए गए? नीति आयोग के इनपुट्स यूज किए गए। एजुकेशनल सेक्टर रिफॉर्म्स की बातचीत की जाए तो जो भी ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये जितने भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, किसके इनपुट्स हैं? नीति आयोग के इनपुट्स हैं। हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें, बड़ी फेमस आयुष्मान भारत स्कीम, इनपुट्स कहाँ से आए? नीति आयोग से आए। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल, इनपुट्स कहाँ से आए? नीति आयोग से आए। न्यूट्रिशनल सेक्टर रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो पोषण अभियान है, उसमें इनपुट्स कहाँ से आए? नीति आयोग के नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी से आए। नेशनल काउंसिल ऑन इंडियाज न्यूट्रिशनल चैलेंज, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन ने सेटअप किया है, लेकिन किसके अंडर? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के अंडर। तो ये छोटी छोटी चीजें अपने दिमाग में रखना, मोटा मोटा अपने दिमाग में रखना, और इतना आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज वहां पे पढ़ी है, कि अपन नितिन सिंघानिया पढ़ रहे थे तो वहां पे ये नाम सुना था। फिर अगर ये कभी करंट में आ जाए तो उसको इंटीग्रेट कर लो, अगर करंट में ढंग से न्यूज में आ जाए तो फिर तो एक एक चीज पढ़ लो उसके बारे में। यहां तक कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।